Assalamu alaikum, my dear all students. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. In this video, we are gonna cover the MCQs of chapter 14 reproduction. और ये हाई yield chapter है, किसी भी टॉपिक को आपने स्किप नहीं करना. इवन menstrual cycle आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. उससे बहुत सारे MCQs पूछे जाते हैं. बेसिक बहुत पूछा जाता है कि माइटोसिस होती है गोनाड्स में या सोमैटिक सेल्स में, माइटोसिस होती है, मेयोसिस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क क्या होता है. तो लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड. एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो ये प्रोसेस कौन सा है? बर्डिंग, पार्थेनोजेनेसिस, रीजनरेशन और गैस्ट्रुलेशन. आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है सिर्फ और सिर्फ. ना तो गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और ना ही उसमें मेयोसिस अकर हो रही होगी, ना तो ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशन नज़र आएंगी. और हम ये बात करते हैं कि ये जो वेरिएशन है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है. तो बर्डिंग है, पार्थेनोजेनेसिस, रीजनरेशन और गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही होती है, जबकि रीजनरेशन रीग्रोथ है. मिसिंग पार्ट, कोई मिस पार्ट हो गया है, उसकी रीग्रोथ हो रही है तो उसको हम रीजनरेशन कहते हैं. बर्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल बर्ड्स डेवलप होते हैं, आउट ग्रोथ डेवलप होते हैं एंड देन जो आगे जाके पूरा एक प्लांट को डेवलप कर देते हैं. लाइक एक छोटे से पार्ट से पूरा एक प्लांट ग्रो हो गया, पूरा एक स्मॉल इंडिविजुअल ग्रो हो गया, उसको हम कहते हैं बर्डिंग. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है. ये हाइड्रा वगैरह में आपको देखने को मिलता है. अब हम बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस की. तो पार्थेनोजेनेसिस एक टाइप है रिप्रोडक्शन की जो ना तो स्ट्रिक्टली सेक्सुअल है और ना ही सेक्सुअल है. क्यों? क्योंकि इसमें गैमेट की फॉर्मेशन हो रही होती है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती क्योंकि मेल इन्वॉल्व नहीं होता. दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये पार्थेनोजेनेसिस करेक्ट ऑप्शन होगा और ये हनी बीज और अंट्स में देखने को मिलता है. करेक्ट ऑप्शन इज बी, पार्थेनोजेनेसिस. ओके, MCQ नंबर 2 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट इट कैन create numerous offspring quickly. It enables animals living in isolation to reproduce without a male. There is no expenditure of energy maintaining reproductive system or hormonal cycles. It is advantageous when the environment is changing and the organism is stressed. हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, और इसमें ना तो ये क्रिएट नहीं कर सकता न्यूमरस ऑफस्प्रिंग को. अगर ह्यूमंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन होती है कि एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे होते हैं ऑफस्प्रिंग बट नॉट इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें कहा हुआ है विदाउट अ मेल, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें गैमेट चाहिए होता है, मेल और फीमेल दोनों के, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. करेक्ट ऑप्शन ये भी नहीं है. देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, लाइक एनर्जी यूज़ नहीं हो रही होती, तो ये भी गलत है. एनर्जी यूज़ हो रही होती है हार्मोनल साइकिल में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन 4 है इट इज़ एडवेंटेजियस व्हेन द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग एंड द ग्रोथ इज स्ट्रेस. सो येस, ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट करती है जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स. जब टू पेरेंट्स से गैमेट्स आ रहे होंगे तो ऑफकोर्स ये जो कम्बिनेशन है जेनेटिक मटीरियल का, इसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. और ये डाइवर्सिटी इंक्रीज करती है चांसेस ऑफ सर्वाइवल को, जबकि अडेप्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करती है इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रही है जिसके पास वाइड रेंज है ट्रेड्स की. अगर हम इनहेरिटेंस चैप्टर से ही, एवोल्यूशन चैप्टर से ही रिलेट कर लें तो एवोल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस एवोल्यूशन हो रही होती है, इनहेरिट कर रहे होते हैं ट्रेड्स, बट कोई भी एग्जैक्टली अलाइक नहीं होता अपने पेरेंट्स की तरह, उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलती है. तो यही चीज़ है, अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इंक्रीज़ हो जाएगी जनरेशन टू जनरेशन. करेक्ट ऑप्शन है डी. MCQ नंबर 3 है विच हार्मोन डायरेक्टली कॉजेज ओव्यूलेशन? लुटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल को प्रोड्यूस करवाता है, उसकी ग्रोथ जल्दी करवाता है. लुटेनाइजिंग हार्मोन कॉजेज करता है एवोल्यूशन की. एवोल्यूशन का मतलब है रिलीज ऑफ एन एग. तो एग रिलीज होता है ओवरी से विद द हेल्प ऑफ या अंडर दी
स्टिमुलेशन ऑफ लुटनाइजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो गोनाड्स पे काम करता है, लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लुटनाइजिंग हार्मोन पे जो काम करेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थिकनेस करवाता है यूट्रस की ताकि एम्ब्रियो डेवलप हो सके। सो करेक्ट ऑप्शन है ए, लुटनाइजिंग हार्मोन। एमसीक्यू नंबर 4 है, विच हार्मोन कॉजेज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू थिकन इन प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ये हम पहले ही कर चुके हैं। मैंने अभी कहा कि प्रोजेस्टेरोन काम करता है थिकनेस के लिए ताकि डेवलपमेंट हो एम्ब्रियो की। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन। अगर इस प्रोजेस्टेरोन का लेवल ही कम हो जाए देन फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाती है और प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है हमें यही नहीं पता होता एंड देन हम आगे बढ़ रहे होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना हम ये करते हैं कि पहले होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है, देन ओव्यूलेशन होती है एंड देन मेंस्ट्रुएशन होती है। लाइक इंक्लूड करता है ऑल दी साइक्लिक चेंजेस इन दी एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड एट द एंड ऑफ देयर साइकिल एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, ब्लड म्यूकस और एपिथेलियल टिश्यूज रिलीज हो जाते हैं थ्रू दी वजाइना और इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और इस साइकिल में जो फेजेस इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन से फेजेस हैं? फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज एंड देन लुटियल फेज। लुटियल फेज हम पढ़ेंगे कि ये एक लॉन्गेस्ट फेज होता है जिसमें कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन को बना रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, एलिमिनेट कर दिया हमने। ओव्यूलेशन और लुटियल फेज और देन फॉलिकुलर फेज होता है। नहीं, पहले फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा, उससे रिलीज होगा एग, उसको हम ओव्यूलेशन कहेंगे। तो ये भी इनकरेक्ट है। फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, फिर लुटियल फेज और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये इसकी हमें करेक्ट लग रहा है, हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। लुटियल फेज और लुटियल फेज, देखो लुटियल फेज तो पहले हो नहीं सकता, पहले फॉलिकुलर फेज होगा। फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा, देन ओव्यूम रिलीज होगा एंड देन ओव्यूम रिलीज होगा तो उसका जो बकाया पार्ट होगा वो बनाएगा, वो हो जाएगा कार्पस लुटियम और कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा होता है जो थिकनेस करवा रहा होता है यूट्रस की ताकि प्रेगनेंसी हो जाए। लाइक जो ये ग्रोथ हो रही है एम्ब्रियो की, फीटस की, ये कहाँ पे हो रही है? यूट्रस की। तो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसकी थिकनेस कौन करवा रहा होता है? प्रोजेस्टेरोन। करेक्ट ऑप्शन है सी, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, लुटियल फेज एंड लुटियल फेज और मेंस्ट्रुएशन। लुटियल फेज में हम सिर्फ यही बात करते हैं कि ये एक लॉन्गेस्ट फेज है जिसमें कार्पस लुटियम होता है और वो लाइक अगर एलएच है और वो रप्चर करवा रहा है ग्रेफियन फॉलिकल को तो ऑफकोर्स उससे ओव्यूम रिलीज हो गया, जो आगे बचा पार्ट है वो क्या है? वो येलोइश बॉडी कार्पस लुटियम है जो स्टार्ट करेगा प्रोड्यूसिंग अनदर हार्मोन। और वो हार्मोन क्या है? वो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है जो एंडोमेट्रियम ऑफ द लाइनिंग को मेंटेन करेगा, इनहेंस करेगा ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ई। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेचुरल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेचुरल मेथड्स हैं और ये आपको पता होने चाहिए। एग्जांपल्स आपकी बुक में बहुत डिटेल में दी हुई है। लाइक हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट्स नहीं बनते हैं और इनमें कुछ टाइप्स होती हैं, स्पोर्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एपोमेक्सिस। ये तीनों की तीनों टाइप हैं हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और ये आपको बुक में मिल जाएगी डिटेल में। लाइक हमारे पास अगर हम स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स क्या है? स्पोर्स स्पोरिलेशन है वो प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहा है हैप्लॉइड सेल्स को बाय मेयोसिस और ये डिवाइड होते हैं माइटोटिकली, उसको हम कहते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स जनरेट करते हैं स्ट्रक्चर्स को विदाउट फ्यूजन विद अनदर सेल, दैट्स वाई इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहना चाहिए। स्पोर्स से जो चीज़ लाइक स्पोर्स से इंडिविजुअल बन रहा है उसको हम बाइस्पोरिलेशन कह रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत ईजी होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन्वॉल्व करती है सेपरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट और देन जो डेवलप होता है इनटू न्यू प्लांट, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और देन एपोमेक्सिस होती है। तो एपोमेक्सिस का मतलब है सीड प्रोड्यूस हो रहा है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज नहीं हो रहा फ्लावर, उसको हम कहते हैं एपोमेक्सिस। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेचुरल मेथड है, जबकि आर्टिफिशियल मेथड में कटिंग आ जाती है, टिश्यू कल्चर आ जाता है।
ओके। एमसीक्यू नंबर 7 है अ फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म फर्टिलाइजिंग अ नॉन मोटाइल एग। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ना, तो अब हमें पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यहाँ पे कहा हुआ है फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म है जो फर्टिलाइज कर रहा है नॉन मोटाइल एग से। तो ये कौन सी टाइप्स है? तो ये होती है हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी का मतलब है डिफरेंट यूनियन ऑफ द गैमेट्स। ये एक वेरी सक्सेसफुल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बैरियोफाइट्स में, जिसमें स्मॉल फ्लैजिलेटेड मोटाइल मेल गैमेट, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, वो फ्यूज होता है विथ लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट से, जो फीमेल गैमेट है, कॉल्ड ओव्यूम, एंड देन उससे ज़ायगोट बनता है। करेक्ट ऑप्शन इज हेट्रोगैमी, बट हेट्रोगैमी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आइसोगैमी दिया हुआ है, आइसोगैमी दिया हुआ है, यूगैमी दिया हुआ है। आइसोगैमी का मतलब होता है सेम गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपलेस्ट मेथड है, जिसमें जो गैमेट्स होंगे वो स्ट्रक्चरली भी सिमिलर होंगे और फिजियोलॉजिकली भी, लाइक फंक्शन भी सेम परफॉर्म कर रहे होंगे और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे, वो आइसोगैमेट्स होते हैं। एंड आइसोगैमी का मतलब है कि वो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे दोनों गैमेट्स, बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे। फिजियोलॉजी का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंट होंगे। करेक्ट ऑप्शन वो एनाइसोगैमी है, ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जबकि अगर हम बात करें हेट्रोगैमी की, वो ओगैमी की, तो ओगैमी में काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो जिसमें फ्यूजन हो रही होती है गैमेट्स की, बट वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म है जो फर्टिलाइज कर रहा है नॉन मोटाइल एग से। लाइक नॉन मोटाइल और मोटाइल दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है और एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफरेंस है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ओगैमी, बट बेस्ट ऑप्शन हेट्रोफ्रोडाइट ही है। बट जब नहीं दिया हुआ होगा तो फिर हम ओगैमी को कंसिडर करेंगे। MCQ नंबर 8 है अ टाइप ऑफ साइनगैमी इन विच बोथ फ्यूजिंग गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड बट डिफरेंट इन साइज आर नोन एज। साइनगैमी जिसमें बोथ फ्यूजिंग गैमेट्स फ्लैजिलेटेड है, मतलब कि फ्लैजिलेटेड का मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट डिफरेंट है साइज में, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंट है। तो ये किस में फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है? एन आइसोगैमी के। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एन आइसोगैमी। क्यों है? MCQ नंबर 9 इन मैनी मैमल्स टेस्टिस रिमेन आउटसाइड बॉडी कैविटी इन सेक्रोटल सैक कॉल। तो सेक्रोटम के बारे में आपने सुना होगा कि स्पर्म्स आर यूनेबल टू डेवलप एट द बॉडी टेम्परेचर। तो ये डेवलप होते हैं सेक्रोटम में, जो मेंटेन करता है टेस्टिस को एट अराउंड 34 सेल्सियस, ऑफ कोर्स स्लाइटली लोअर देन बॉडी टेम्परेचर के। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? हमने एंजाइम चैप्टर में पढ़ा था 37 सेल्सियस। और अगर हम सेक्रोटम की बात करें तो वो मेंटेन करता है टेस्टिस को एट अराउंड 34 सेल्सियस। तो कुछ स्लाइटली टेम्परेचर लोअर है ना, तो उसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन हो सकती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, उसमें हम वो प्रोसेस पढ़ते हैं पूरा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट हेल्प्स इन क्वाइटस, इट हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ सेमेन, स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन इट एंड आर मोर एक्टिव, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स एट टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ बॉडी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है और यह अकर होता है टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे मोर एक्टिव होता है। BCQ है, बेस्ट चॉइस निकालना है आपने। करेक्ट ऑप्शन है डी। हम जब प्रोसेस की बात करते हैं ना कि स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस, वो होती है सर्टोली सेल्स में, और वो सर्टोली सेल्स होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से मिलके बनता है स्क्रोटम। तो करेक्ट ऑप्शन सी भी हो सकता था, बट यहाँ पे अगर पूरा करेक्ट ऑप्शन बताया हुआ है पहले से कि स्पर्मेटोजेनेसिस अकर हो रहा है टेम्परेचर लोअर देन ऑफ द बॉडी, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। MCQ नंबर 10 है एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। बस आपसे ह्यूमंस के बारे में पूछा हुआ है। विविपैरिटी के बारे में सुना होगा कि वो एनिमल्स जो एग को ले नहीं करते बट रिटेन दैम इनसाइड वेयर दे आर फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप, इसको हम विविपैरिटी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम विविपैरस कहते हैं। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो बर्थ देते हैं टू देयर यंग वंस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा विविपैरस।
एमसीक्यू नंबर 11 है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पता होना चाहिए डिटेल में कि ये आखिर होती क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कहाँ पे हो रही होती है और मेयोटिक डिवीजन कहाँ पे हो रही होती है। जेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीजन होती है एंड उससे स्पर्म्स फॉर्म्ड होते हैं बाय ऑफ कोर्स जर्म सेल्स। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, ये गोनाड्स में हो रहा होता है, टेस्टिस में हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि माइटोसिस और मेयोसिस कब कब हो रही होती है और उससे क्या बन रहा होता है। पहले बात करते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया होता है जो ऑफ कोर्स डिप्लॉइड है। माइटोसिस होती है। माइटोसिस और मेयोसिस में फ़र्क भी पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। देखो माइटोसिस ना, उसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स में रिडक्शन नहीं होगी, लेकिन मेयोसिस हमेशा गोनाड्स में होती है और उसमें रिडक्शन आपको देखने को मिलेगी। हम मेयोसिस की बात करते हैं तो मेयोसिस गोनाड्स में होती है, मतलब रिप्रोडक्शन में होती है। उसमें क्रोमोसोम्स रिड्यूस्ड होंगे, हाफ होंगे। पेरेंट्स के पास अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं दैन मेयोसिस होके वो 23 हो जाएंगे। इसमें हम ये बात करते हैं कि इसमें हमें वेरिएशन भी देखने को मिलती है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा होता है। जबकि माइटोसिस हमारे पास हो रही होती है ज़्यादातर रीजनरेशन वगैरह में और उसमें क्रोमोसोम्स रिड्यूस्ड नहीं होते। तो ऑप्शन ए है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोगोनिया फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, फैसिलिटेट पैसेज ऑफ ओवा इन ओविडक्ट। स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होगा इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड वहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं हुई क्रोमोसोम्स में, ये माइटोसिस है। उसके बाद मेयोसिस 1 होती है और मेयोसिस 1 में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डेवलप हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और ऑफ कोर्स ये जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स है अब वो हो गए हैप्लॉइड क्रोमोसोम। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास मेयोसिस 2 होती है, देन वहाँ पे स्पर्मेटेड की फॉर्मेशन होती है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेट हमें मिलते हैं एंड देन वहाँ पे जा मतलब स्पर्मेटेड आगे जाके डेवलप हो जाते हैं इनटू स्पर्म और ये स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। ये एमसीक्यू एमडीकैट में पूछा गया था, पास्ट पेपर में आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि सारे स्पर्म 4 स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं बाय 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हमें ये पता है कि ये 4 स्पर्म जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं टू ईच अदर और ये प्रोसेस होता है 2.5 मंथ में। यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं दिया हुआ है इसलिए इस ऑप्शन में एरर है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्योंकि वहीं पे मेयोसिस 1 हो रही होती है, देन मेयोसिस 2 होती है, उससे बनता है स्पर्मेटिड्स। एमसीक्यू नंबर 12 है, मेन फंक्शन ऑफ कार्पस लूटियम इज टू। ऑफ कोर्स कार्पस लूटियम क्या डेवलप कर रहा था, कार्पस लूटियम डेवलप कर रहा था एक हार्मोन जिसका नाम था प्रोजेस्टेरोन जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। फैसिलिटेट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन तो लुटनाइजिंग हार्मोन करता है। फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो ज़रूर रही होती है लेकिन वो एक्रोसोम एंजाइम के ज़रिए हो रही होती है, वो फैसिलिटेट करता है फर्टिलाइजेशन को, नॉट हार्मोन। सारे हार्मोन आ जाएंगे फिर तो। फैसिलिटेट पैसेज ऑफ ओवा इन ओविडक्ट, तो ओवा इन ओविडक्ट हमें पता है कि फैसिलिटेट करता है पैसेज ऑफ ओवा, लाइक ओव्यूम ओविडक्ट तक जा रहा है तो वो सीलिया की मदद से जा रहा होता है, नॉट हार्मोन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। ठीक है, अब है पोलर बॉडीज़ आर फॉर्म ड्यूरिंग। तो पोलर बॉडीज़ आपने पढ़ना होता है ओजेनेसिस में। हमें पता है कि ओजेनेसिस प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीजन हो रही होती है, एग्स और ओवा की फॉर्मेशन होगी। कहाँ पे होगी, फीमेल गोनाड्स में होगी, फीमेल गोनाड्स ओवरीज होता है और फ्रॉम द जर्म सेल्स होगी। अब यहाँ पे हमारे पास माइटोटिकली जो जर्म सेल्स होता है ना वो डिवाइड होता है इनटू ओगोनिया, जो डिवाइड होता है इनटू प्राइमरी oocytes और प्राइमरी oocyte डेवलप होता है इनटू सेकेंडरी oocyte। बट याद रखना कि ये जो प्राइमरी oocytes हैं ये डेवलप होते हैं सेकेंडरी oocytes के साथ में और यहाँ पे 2 अनइक्वल बॉडीज़ की फॉर्मेशन भी होती है। मेयोसिस तो हो रही होती है और 2 पोलर बॉडीज़ भी बन रही होती हैं जो किस में बन रही हैं, ओगोनिया में। इसको ओगोनिया भी कहते हैं, ओगोनिया भी कहते हैं। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस है या स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है वो प्रोसेस जो स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ स्पर्म, स्पर्मेटिड डेवलप हो रहा है इनटू अ स्पर्म, ये प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो करेक्ट ऑप्शन डी है ओजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे ओगोनिया से एक सेकेंडरी oocyte मिल रहा होता है, मतलब ओव्यूम मिल रहा होता है और 3 पोलर बॉडीज होती हैं टोटल।
MCQ नंबर 14 है सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ वुमन इज कॉल्ड, बहुत इजी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो गई, इसको मेनोपॉज कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। जबकि मीनार की हम कहते हैं स्टार्ट को। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन दी गोनाड्स? माइटोसिस ओनली, मियोसिस ओनली, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, ए माइटोसिस एंड मियोसिस। तो गोनाड्स में अगर हम बात करें कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तो वहाँ पे माइटोसिस हो रही थी, तो हम करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। The phase of menstrual cycle in humans that last for 114 days is phases के days पता होने चाहिए कि luteal phase कितना टाइम चलता है, follicular phase कितना टाइम चलता है, menstrual phase में 1 to 5 days आ जाते हैं, ठीक है, 1 to 5 days। अगर हम बात करें लुटियल फेज़ की तो लुटियल फेज़ में हमारे पास 1 to 14 डेज़ होते हैं, क्योंकि कार्पस लुटियम डेवलप हो रहा होता है, फिर कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन डेवलप होता है, वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, और अगर प्रेगनेंसी मेंटेन ना हो, लाइक फर्टिलाइजेशन ना हो, एम्ब्रियो वहाँ पे जाके फ्यूज़ ना हो, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है, लाइक कार्पस लुटियम तो डीजनरेट हो गया ना, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है और उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन 1 to 5 डेज़ की होती है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज़ की बात करते हैं तो फॉलिकल्स जनरेट हो रहा है। अब ये फॉलिकुलर फेज़ है, फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो रहे हैं, ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा है ताकि आगे जाके ओव्यूलेशन हो। तो ओव्यूलेशन एक शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, जबकि ओव्यूलेटरी फेज़ सबसे लार्जेस्ट फेज़ होता है और ये चलता है 1 to 14 डेज़। करेक्ट ऑप्शन इज डी। सॉरी, लुटियल फेज़ होगा, ओव्यूलेटरी फेज़ तो 3 डेज़ होता है, जबकि अगर हम बात करें फॉलिकुलर फेज़ की तो ये 7 डेज़ चलता है, ठीक है। MCQ नंबर 17 है ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द मिड सेक्रेटरी फेज, एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सेक्रेटरी फेज, एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि अगर हम बात करें फेजेस की तो आपकी बुक में 3 फेजेस दिए हैं, ठीक है। एक फेज होता है सेक्रेटरी फेज, एक होता है प्रोलिफरेटिव फेज और फिर होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या फिर। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्यों? क्योंकि ये जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है या प्रोलिफरेटिव फेज है, इसमें ओव्यूलेशन भी होती है और इसी में ग्रेफियन फॉलिकल स्टिमुलेट भी हो रहे होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में सुना होगा कि फॉलिकुलर को स्टिमुलेट करवाता है, सिर्फ एक ही फॉलिकल है जो स्टिमुलेट होगा, डेवलप होगा, वो होगा ग्रेफियन फॉलिकल, जिससे ओव्यूलेशन हो रही होगी, रिलीज हो रहा होगा ओव्यूम। तो एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज ही ओव्यूलेशन होगी, उसके बाद तो सेक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाएगा, और सेक्रेटरी फेज को हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होता है। इसमें कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई कर देता है, क्योंकि वो डेवलप करना शुरू कर देता है प्रोजेस्टेरॉन को। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ठीक है, वो प्रोजेस्टेरॉन थिकनेस बढ़ाता जाएगा, जबकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो फिर कार्पस लुटियम का लेवल डाउन होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा, देन फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन भी है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर्स एंड, सिर्फ एग्जांपल पूछी हुई है, मैंने कहा था नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती और ये होती है हनी बीज में। करेक्ट ऑप्शन बी है, जबकि अंड्स में भी देखी जाती है, तो अगर अंड्स आ जाए तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 19 है द रप्चर ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल एंड द रिलीज ऑफ ओव्यूम अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, देखो रिलीज ऑफ ओव्यूम मतलब ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लुटनाइजिंग हार्मोन LH, जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाता है। MCQ number 20 है the structure form after release of ova from Graafian follicle and secretory in nature and after release of ova from Graafian follicle। जो बचा हुआ पार्ट होता है वो कार्पस लुटियम होता है, येलोइश बॉडी जो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, कार्पस लुटियम होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 21 है इन द 28 डे ह्यूमन ओवरियन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस टिपिकली इन। अब देखो 28 डेज की साइकिल होती है मोस्टली। अब जब हम बात करें मेंस्ट्रुएशन की तो वो होता है 5 डेज में, ठीक है। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को ताकि उसमें फिर फॉलिकल बड़े हों और फिर ओव्यूलेशन हो पाए। ये 7 डेज का होता है, और फिर हमारे पास होती है ओव्यूलेशन जो 3 डेज की होती है। अब 7 और 5 बन रहा है 12 डेज।
तो ऑफ कोर्स डे 15 में होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 12 डेज हो गई, अब 13, 14, 15, इन 15 डेज में ओवल्यूशन होनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 28 डे पे तो नहीं हो सकता, 28 डे पे तो मेंस्ट्रुएशन हो सकती है बट नॉट ओवल्यूशन। 1 डे पे क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। डे 5 पे हमने कहा कि डे 5 पे मेंस्ट्रुएशन एंड हो सकती है या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपना काम करे और प्री ओवल्यूटरी फेज स्टार्ट हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 22 है, विच पेयर इज करेक्ट? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रोजन और प्रोटीन। प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन माइनस प्रोटीन, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, स्टेरॉइड और प्रोजेस्टेरॉन प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नेचर पूछी हुई है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये हार्मोन होता है स्टेरॉइड हार्मोन। क्यों? क्योंकि लिपिड इन नेचर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स सी होगा। एमसीक्यू नंबर 23 है, द राइट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। फॉलिकुलर फेज होता है, फिर ओव्यूलेशन होती है, फिर ल्यूटियल फेज होता है जिसमें कार्पस लूटियम बन रहा है, और फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है। करेक्ट ऑप्शन सी है। एमसीक्यू नंबर 24 है, ऑन विच डेट इज अ वुमन मोस्ट लाइकली टू ओव्यूल्यूट इफ द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल लॉस वाज फरवरी। तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल लॉस वाज फरवरी, और वुमेन कब ओवल्यूट होगी, लाइक ओवल्यूशन क्या होगी? तो 14 से 15, 14, 15 डे में होगी। अगर फर्स्ट पे मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन होगी, फिर 6 to 7 डेज में फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, एंड देन 15 मतलब 13, 14 या 15 डेट पे ओवल्यूशन हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर 25 है, ऑन विच डेट इज अ वुमन मोस्ट लाइकली टू ओवल्यूट इफ द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वाज 1 अप्रैल। बहुत इजी है, वो ही बताया हुआ है, 1 अप्रैल है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए। 14 अप्रैल, 14, 15 इन डेट में ओवल्यूशन होगी। एमसीक्यू नंबर 26 है, डिक्रीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन कॉज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट। ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मतलब ये है कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन है, तो क्या होगा? LH लुटनाइजिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगा लुटनाइजिंग हार्मोन को, क्योंकि इन दोनों का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आपने पढ़ा होगा ना कि पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज हो रहा है एंड देन LH की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहा है। करेक्ट ऑप्शन बी है, क्योंकि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होगा तभी तो आगे दूसरे फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगे, वरना तो एक फॉलिकल स्टिमुलेट हो गया, ओव्यूलेशन हो गई, दूसरा फॉलिकल भी स्टिमुलेट हो जाएगा, तभी हम कहेंगे कि ये LH का लेवल होता है। एमसीक्यू नंबर 27 है, द कैरियर्स में ट्रांसमिट सच डिजीज टू देयर हेल्दी पार्टनर्स। ऑर्गेनिक डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कॉन्जेनाइटल डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज होता है लाइक अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है और उसको कोई डिजीज़ है, जैसे अगर माइक्रोसेफली के बारे में पढ़ा हो या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़ा हो, तो कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होती हैं जो बर्थ से होती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही है जो ट्रांसमिट होती है हेल्दी पार्टनर्स में। करेक्ट ऑप्शन सी है। जेनेटिक डिजीजेस ट्रांसमिट होती हैं, बट वो ट्रांसमिट होती हैं, अगर हम बात करें म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन हो जाती है, वो भी चेंजेस होती हैं, लेकिन वो म्यूटेशन हमेशा नेगेटिव ही होगी, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जेनेटिक डिजीज़ की बात करें तो वो भी पास आउट होती हैं, लेकिन वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं। एमसीक्यू नंबर 28 है, सिफाइलस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय। सिफाइलस किससे कॉज्ड होता है? सिफाइलस ये गोनोरिया दिया हुआ है, नेसेरिया गोनोरिया, ये कॉज करता है गोनोरिया। ट्रिपनोमा पैलिडियम कॉज करता है सिफाइलस को। करेक्ट ऑप्शन बी है। एमसीक्यू नंबर 29 है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम कॉजेज। तो ऑफ कोर्स ट्रिपोनीमा पैलिडियम कॉज करता है सिफाइलस को। गोनोरिया कॉज होता है बाय नेसेरिया गोनोरिया। जेनिटल हर्ब्स, ये भी हर्ब्स की डिजीज़ होती है और ये वायरस से कॉज होती है। करेक्ट ऑप्शन इज डी।
MCQ नंबर 30 है और ये लास्ट MCQ है रिप्रोडक्शन चैप्टर का। सिफाइलस इज कॉज्ड बाय, सो सिफाइलस किससे कॉज होता है? नॉस्टिक, काइनोबैक्टिक, वाटर ब्लूम्स और स्पेरोचाइट्स। तो हमें पता है कि सिफाइलस कॉज होता है बाय ट्रिपोनीमा पैलेडियम और इस बैक्टीरिया को हम स्पायरोचीट भी कहते हैं। लाइक स्पायरोचीट ये स्पाइरल लाइक होता है ना, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। सो दैट्स इट।